हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल 2 वीट की डिजीज़ पढ़ ली थी, ब्लैक और ब्राउन रस्ट। आज अपन थोड़ी सी अलग है, तीसरी येलो। तो 3 रस्ट हैं आपके कोर्स में वीट की। तो ब्लैक और ब्राउन अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पर जो थर्ड है वो है येलो रस्ट, पीली रोली जो है वो है, और लगभग वही कैरेक्टर है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ पैथोजन है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अभी आपने पक्सीनिया पढ़ा था, अब ये यहाँ पे भी पक्सीनिया है, लेकिन पक्सीनिया की स्ट्राइफॉर्मिस ये वैरायटी यहाँ पर है। तो हालांकि वही यूरिडोस्पोर, टिलियोस्पोर, वही सारे कैरेक्टर इसमें आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको डायग्राम यूरिडो के भी भेज रही हूँ, टिलियो के भी भेज रही हूँ, तो वो आपको उसके यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये अपने इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड में भी ये वाली जो डिजीज़ है वो डिजीज़ मिलती है पक्सीनिया के थ्रू। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ये अपने नॉर्थ में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो है अपने वेस्टर्न की जगह नॉर्थ में ज़्यादा मिलती है। जैसे पंजाब है, थोड़ा बहुत यूपी का पार्ट है, उत्तराखंड है, तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादा मिलेगी। अब अगर अपन सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो नाम ही येलो है, तो इसका मतलब कि लीफ के ऊपर येलो कलर है, वो कलर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो लीफ है, पत्तियाँ हैं, उन पत्तियों में आपकी जो उसकी सिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उन वेन्स पर जो है येलो कलर के थोड़े से स्पॉट्स आपको दिखेंगे। और धीरे धीरे ये स्पॉट इतने बड़े हो जाएंगे, और ये जो स्पॉट है, इन स्पॉट के अंदर अगर अपन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके अंदर जो है यूरिडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरिडोस्पॉट। तो ये इस तरीके से थोड़े से क्या कह सकते हो, धब्बे की तरह आपको दिखाई देंगे। और माइक्रोस्कोप जब आप अभी थोड़े बड़े क्लासेस में जाओगे तो इनको, यही लीव्स जो है, इनको अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बहुत इजीली उस पाउडर के अंदर यूरिडोस्पोर्स दिखेंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स लीफ के साथ साथ जो लीफ बेस हैं और जो स्टेम है, वहाँ पर भी जो है धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। अब ये जब डेवलप हो जाएंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे, तो ये इस स्पोर्स को फाड़ कर बाहर निकल जाएंगे हवा में, और उसके बाद में वापस से जो है ये इसी लीफ पे आएंगे, और फिर किस में बदलेंगे, काले रंग में। और काले रंग वाले कौन से होते हैं, टीलियोस्पोर। तो इस तरीके से पहले यूरिडियोस्पोर, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद ये किस में चेंज हो जाएंगे, टीलियोस्पोर में। और ये टीलियोस्पोर भी कहाँ मिलेगा, इन्हीं लीव्स के ऊपर। अब नेक्स्ट है रोगजनक या पैथोजन की बात, तो पक्सीनिया ट्राइफॉर्मिस हो गया। अब ये जो है, ये भी जैसे अन्य अपने पक्सीनिया अपन ने देखे थे कि उनको 2 होस्ट की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ पर भी 2 होस्ट की ज़रूरत है। एक तो गेहूँ है ही, वीट है ही, लेकिन इसका जो दूसरा है वो दूसरा अभी तक जो है इतना नहीं पता है कि कहाँ पर जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे जो यूरिडोस्पोर्स हैं, वो यूरिडोस्पोर यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और एक कोशिका में 2 केंद्रक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और इसमें जो जनन छिद्र हैं वो और भी ज़्यादा संख्या में है, 6 से लेके 16 तक, 6 से लेके 16 तक इसमें जर्म पोर्स प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद में अगर हम टीलियो स्पोर्स की बात करें तो ये भी जो है ब्लैक ब्राउन कलर के मोटी वॉल वाले मिलेंगे, और उसके जो है कॉनिकल शेप इसकी मिलेगी। और इसमें 4, जब ये जर्मिनेट होगा तो इसमें 4 जो है प्रोबेसिडियम यानी बेसिडियम स्पोर्स मिलते हैं। तो इसमें 1 से 4 आपको बेसिडियम स्पोर्स मिलेंगे। और वो बेसिडियम कहाँ जाते हैं, कहाँ डेवलप होते हैं, ये अभी तक नॉलेज नहीं है, यानी कि इसका जो अल्टरनेट होस्ट है वो अभी तक पता नहीं लगा। उसके बाद में देखो, इसकी जो लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल में ये जो है सब जगह, मतलब आप इसमें देखिए 1500 से 1800 मीटर ऊंचाई पहाड़ी पे भी यह आसानी से मिल जाता है। और इसके जो यूरिडोस्पोर्स हैं
वो स्पोर्स सबसे पहले लीफ पे आते हैं, उसके बाद में वो डेवलप होते हैं, फिर वो टीलियो स्पोर्स में बदलते हैं, और ऐसे बदलने के बाद में वो पूरे के पूरे जो प्लांट है उस प्लांट को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे इस प्लांट के साथ साथ में कुछ वीड्स भी हैं जिनको ये इन्फेक्ट या संक्रमित करते हैं, और उनमें कुछ नाम भी दिए हुए हैं, एग्रोपाइरोन है, ब्रोमस है। तो ये कुछ वीड्स हैं, खरपतवार हैं, जिन पर ये अपना लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल हो गया। फिर उसके बाद में कल्चरल मैनेजमेंट है या सस्य प्रबंधन है, जिसमें वही सारी चीज़ें कि जितनी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको उखाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, या उसके आसपास जितनी वीड्स हैं उन वीड्स को उखाड़ देना चाहिए। ठीक है। फिर अपन जैविक प्रबंधन या बायोलॉजिकल, तो उसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है, कल भी मैंने आपको कहा था कि कुछ वीट की वैरायटीज़ हैं जो कॉमन है, उन्हें आप याद कर लो तो वो तीनों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्योंकि ये भी फंगस है, वही पक्सीनिया है, तो यहाँ पर जो केमिकल है उसमें ऑक्सीकार्बोक्सिन 0.2% और प्रोकेनोजोल 0.1% जो है उसका स्प्रे यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से इसका केमिकल केमिकल स्प्रे या केमिकल मैनेजमेंट हो जाता है। तो अब ये जो है बिल्कुल उसी तरीके से तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में जैसे गेहूं की 3 हो गई आपकी, और चौथी भी गेहूं की है, लूज स्मेट ऑफ वीट, लेकिन यहाँ पे जो है पैथोजन चेंज हो गया। 3 आपकी ब्लैक, ब्राउन और येलो 3 रस्ट हैं, तीनों का ही पक्सीनिया है। हाँ, वैरायटी तीनों की चेंज है, लेकिन अब जो चौथा वाला है वो है लूज स्मेट ऑफ वीट, और हिंदी में से बोलते हैं गेहूं का अनावृत या छिद्राखंड रोग। अनावृत मतलब होता है कि जब कवर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अभी आगे आपका आवर्त भी आएगा, कवर्ड भी आएगा। तो यहाँ पे लूज स्मट है, यानी कि इसके जो स्पोर्स हैं उन स्पोर्स पे कोई ऐसी कवरिंग नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर जो इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, लूज स्मट या अनावृत रोग। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आपको जो है साउथ में जो है मिलेगी। उसके अलावा जो अपने पास में यूपी में भी है, कुछ पोर्शन इसका पंजाब हरियाणा वहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन राजस्थान में जो है ये थोड़ी सी कम मिलती है। उसके अलावा क्योंकि ये बिल्कुल इसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो क्या है, इसका बाली, तो इसमें जो इसकी ईयर है या जो बाली है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाती है, दिखने लगती है। तो इसलिए इसको कंडुआ, कानी, कायमा, कालीमा इस तरीके के नाम भी दिए हुए हैं, क्योंकि काले रंग की इसमें बाली या गेहूं पूरा दिखाई देता है। फिर उसके बाद में इसके लक्षण लेते हैं। तो लक्षण में ये लीफ में तो है, लेकिन लीफ में इतनी नहीं दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रकोप है या इसका जो संक्रमण है वो कहाँ दिखाई जाती है, जब बालियाँ निकलती हैं। इसकी ईयर जब होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर जो बाली हैं उसमें गेहूं की जगह जो है काले रंग का पाउडर दिखाई देता है। तो इसमें ये स्टार्टिंग में, और क्योंकि कोई ऊपर कवरिंग नहीं है इसलिए इसको क्या बोला हुआ है, अनकवर्ड या लूज स्मट या अनावृत, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड जो पार्ट है वो क्या है, बाली है। फिर उसके बाद में अपन इसका पैथोजन लेते हैं। तो पैथोजन इसका क्या है, क्योंकि अब यहाँ पैथोजन चेंज हो गया है, तो यह है अस्टिलगोसेगेटम और ट्रिटिसाई इसकी वैरायटी है। तो क्योंकि गेहूं पे इसलिए अपन ने इसकी वैरायटी क्या रखी है, ट्रिटिसाई। फिर ये इसमें क्या होते हैं, अब यहाँ पर आपको इतने स्पोर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, इसमें सिंपल तरीके के स्पोर्स हैं, और वो जो स्पोर्स हैं वो येलो कलर के या ग्रीन कलर के होते हैं, गोल, और इनमें जो है कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, और एक स्पोर से 4 जो है उसमें से फिलामेंट निकलते हैं, या जब ये जर्मिनेट होते हैं तो उसमें से माइसीलियम बनता है। तो इस तरीके से जो है, और ये सारी जितनी सारी चीज़ें ये सब मिलके एक बड़ा सा माइसीलियम में कवक जाल बनाते हैं,
और कुछ समय बाद जो है ये पूरी की पूरी जो फ्लावर है उस वर्तिकाग्र को या स्टिग्मा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उस सीड में भी ये इसके स्पोर्स जो है एक पाउडर के रूप में मिलते हैं। कभी आपने देखे होंगे कि गेहूं होता है, उसको अगर आप थोड़ा सा दबा के देखो तो खोखला होता है या फिर उसमें काले रंग का पाउडर है, इसका मतलब कि अस्टिलगो डिजीज इसमें हो चुकी है। तो ये आपका अस्टिलगो डिजीज है। फिर उसके बाद में इसका थोड़ा सा डिजीज साइकिल है। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो फंगस है, ये फंगस जैसे अभी और तो होस्ट दूसरा होस्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होस्ट नहीं है। ये क्या रहते हैं, ये सॉइल के अंदर रहते हैं, तो इसलिए इनको इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज भी कहते हैं, अंतः बीजोड़ रोग। यानी कि ये सीड के अंदर भी रहते हैं और सॉइल के अंदर भी रहते हैं, तो इसलिए ये कहाँ पे पाए जाएंगे, सीड के अंदर। इसके बाद में जब ये जर्मिनेट होते हैं तो जर्मिनेट होने के बाद में इसका जो लक्षण है, ये लक्षण कहाँ दिखाई देता है, हमें सीधा जाके जो इसकी फ्लावरिंग होती है उस फ्लावरिंग में ये कुछ दिखाई देता है। और जब इसमें बाली आ जाती है तो बाली में ये पूर्ण रूप से एक ग्रुप के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो कि इसके जो फ्लावर है, इस फ्लावर में भी ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। डॉर्मेंट स्टेज मतलब होता है कि जैसे हम सोते हैं, रिलैक्स होते हैं, ऐसे ये सीड भी क्या रहता है, डॉर्मेंट स्टेज में। और वो कहाँ रहता है, वो जो है ओवरी या जो फ्लावर है उसके अंडाशय में डॉर्मेंट या सुसुप्त अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल है। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे ही फेवरेबल मतलब अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो ये जर्मिनेट होता है और अपने माइसेलियम बना के, स्पोर्स बना के पूरी चीज़ को इन्फेक्ट ये संक्रमित कर देता है। अब यहाँ पर अगर हम मैनेजमेंट देखते हैं तो कल्चरल मैनेजमेंट है, उसमें सबसे पहले जो अगर मान लीजिए पूरे खेत है या फील्ड है, उसमें जितनी संक्रमित बालियां दिख रही हैं उनको तोड़कर अलग कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। दूसरा, इसमें सीड ट्रीटमेंट बहुत, क्योंकि सीड बॉर्न है, तो जब हम सीड ग्रो कर रहे हैं उसके ग्रो करने से पहले इसका सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो जब गेहूं को बोते हैं तो उससे पहले 3-4 घंटे पहले इसको पहले ठंडे पानी में और फिर जो है थोड़ी देर बाद गर्म पानी में डुबो के या डिप करके फिर इसको ग्रो किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब में लूथरा और सत्तार ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जितने भी इन्फेक्टेड सीड्स थे उन सीड्स को पहले 4 घंटे पानी में भिगोया या जैसे रुई है उसको काम में लिया, फिर उसके बाद में धूप में सुखा दिया और फिर इसको यूज़ में लिया, तो ये जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में जैसे और हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है रेजिस्टेंस वैरायटी है बायोलॉजिकल में, वो थोड़ी सी अलग है, तो इसकी थोड़ी आप अलग ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है कल्याण सुना। ये कल्याण सुना उस समय डेवलप हुई थी, तो इसीलिए जो है जो हमारा देसी है गेहूं, उससे आज कल्याण सुना को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अस्टिलगो है वो इससे प्रोटेक्टेड था, तो इसलिए जो है इसको काम में लिया जाता है। उसके अलावा WG307 है, C302 है, तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं रेजिस्टेंट वैरायटी जिनको ग्रो किया जाता है अस्टिलगो के अगेंस्ट। फिर उसके बाद में लास्ट अपना मिलता है केमिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट में कार्बोक्सिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो के दर से 2.25 जो है केजी अपने को ग्राम प्रति केजी यूज़ करना है, ताकि हम सीड को ट्रीट कर सकें। और क्योंकि डेवलप होगा तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है और इसका जो संक्रमण है वो सीधा बाली में दिखाई देता है जब तक कि प्रोडक्शन पूरा का पूरा हो चुका होता है। तो इसलिए जो है इसका अपने को फर्स्ट सिम्टम आते ही इसकी जो बालियां हैं उन बालियों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इवन उन प्लांट को ही निकाल लेना चाहिए ताकि ये आगे जाके डेवलप नहीं हो, पूरी फील्ड को ख़त्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आज अपनी जो है
दो और गेहूं की या वीट के अपन ने डिजीज़ पढ़ ली। तो येलो अपना रस्ट ख़त्म हो गया और ये वाली आपकी स्मट है ये हो गई। फिर कल अपन दो और डिजीज़ करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।